गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत ही बोरिंग टॉपिक लेके आया हूं मैं आज, है ना? बजट। अच्छा, थैंक यू। कोई तो है जो बोल रहा है नहीं सर, वरना बजट को लेकर के तो सबसे पहले आता है कि बजट बहुत ही बोरिंग है। इकोनॉमिक्स और बिजनेस ही बहुत बोरिंग होता है ना? बिजनेस के पन्ने कितने लोग आप लोग पढ़ते हो अखबार में? अखबार पढ़ते हो कि नहीं, ये बताओ। लेकिन बिजनेस का पन्ना नहीं पढ़ने का, है ना? बेकार चीज होता है। न्यूज़पेपर या चैनल्स, ये पूरा 3C पे चलता है। पता है ना आपको 3C क्या क्या है? नो, वो 3C है क्राइम, क्रिकेट और सिनेमा। सबसे ज्यादा लोग क्राइम की खबर पढ़ते हैं, है ना? आप सभी लोग क्राइम की खबरें खूब पढ़ते होंगे, वारदात देखते होंगे शम्स भाई को, है ना? सनसनी देखते होंगे श्रीवर्धन को, चैन से सोना है तो जागते रहो। जी बिजनेस कितने लोग देखते हो? एक हाथ उठा है। CNBC आवाज कोई देखता है? ET नाउ कोई देखता है? अब आप देखो बिजनेस और जर्नलिज्म, बिजनेस जर्नलिज्म के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इसको सबसे कम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। ये एक सच्चाई है। लेकिन बजट एक ऐसा चीज है, या बिजनेस जर्नलिज्म एक ऐसा चीज है जो आपको दो तरीके से फायदा पहुंचा सकता है। क्योंकि आप सभी लोग अभी जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हो, आप में से कई लोग जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हो, कुछ लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो आप लोग, और किसी डिपार्टमेंट के हैं लोग। ओके, तो अगर आप जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हो, पहले मैं उनकी बात कर लूं, तो उनके लिए क्या है कि दो तरीके हैं कि जब आप नौकरी के लिए जाओगे तो आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, व्हाट यू कैन डू फॉर अस। आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब क्या होता है? आई कैन डू एनीथिंग, और व्हाट्सएवर यू से, आप जो कहोगे कर लेंगे। ट्रस्ट मी, योर चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इज वेरी लो, क्योंकि आप वहां पर एक जनरलाइजेशन में चले जाओगे स्पेशलाइजेशन के बजाय। तो पहली चीज आपने बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एक चीज आपने ध्यान रखो कि आपको एक स्पेशलाइजेशन का मौका देता है। सेकंड थिंग आप याद रखो कि बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए इकोनॉमिक्स का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। यह दिमाग से आप निकाल दो। यह अलग बात है मैंने पढ़ाई की है, लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि मेरी जो शुरुआत हुई थी वो एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पे हुई थी, क्योंकि मुझे कोई बिजनेस की नौकरी देने को तैयार था ही नहीं। बिजनेस जर्नलिज्म उस समय ऐसा होता ही नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक इन 95 जब मैंने नौकरी शुरू की थी। ये तो अमर उजाला की बात मैं करूंगा कि अमर उजाला एक रीजनल अखबार होते हुए भी उसका पूरा पन्ना बिजनेस के ऊपर होता था। दैट वाज इन हिंदी। अब आप सोचो कि हिंदी में बिजनेस की खबरें इंग्लिश में कम ही पढ़ते हैं, हिंदी में तो और भी कम पढ़ते होंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि रीजनल न्यूज़पेपर्स में और रीजनल चैनल्स में बिजनेस और फाइनेंशियल की काफी जगह है। तो ये आपके जर्नलिज्म की बात मैंने की। आप में से जो लोग बीकॉम के स्टूडेंट हो, उनके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि जब आप बजट को डिकोड करोगे तो वो आपके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किस तरीके से मदद करेगा, फाइनेंशियल या बिजनेस की चीजों को आप डिकोड करोगे तो वो कैसे मदद करेगा। तो मैंने इस पूरे टॉपिक को ABCD लिखा है, क्योंकि ABCD में हम इन चार चीजों पे डिस्कस करने वाले हैं। एनाटॉमी, बजट की बिग ब्रेकिंग, बजट का फोकस और बजट का डायनेमिक्स। आपको पता है एनाटॉमी क्या होता है? बायोलॉजी अगर आपने पढ़ा हो क्लास 12th में तो आपको याद होगा एनाटॉमी। पढ़ा है किसी ने क्लास 12th में बायोलॉजी? पढ़ा है आपने? व्हाट इज एनाटॉमी? अभी तो कहा पढ़ा है मैंने। एग्जैक्टली, वेरी गुड। बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर एनाटॉमी है। तो बजट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? तो जब हम बजट के ए पे बात करते हैं तो हमको बजट के बेसिक स्ट्रक्चर को समझना होता है। तो जब हम बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं तो इंटरेस्टिंग चीज यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नाम का कोई शब्द ही नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट कि हम लोग के कैलेंडर में, बिजनेस और फाइनेंस या पार्लियामेंट के कैलेंडर में बजट सबसे ऊपर होता है। आपको पता है ना, पार्लियामेंट के साल में 3 सेशन होते हैं।
एक सेशन होता है आपका बजट, दूसरा होता है मॉनसून और तीसरा होता है विंटर। तो बजट, मॉनसून और विंटर पूरे 100 दिन का सेशन होता है पार्लियामेंट का एक साल में, और उसमें सबसे ज्यादा समय बजट सेशन को दिया जाता है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द है ही नहीं। हमने बजट शब्द जो है वो एक फ्रेंच वर्ड से लिया है, विच इज द बुगे, यानी कि चमड़े की थैली जिसको हम लोग कहते हैं, वहां से हमने बजट शब्द को लिया है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द है ही नहीं। हमारे यहां इंटरिम बजट भी नहीं है। हमारे यहां जो पहला बजट जो प्रेजेंट किया गया था इंडिया में, वो था अप्रैल 7, 1860। और अप्रैल का महीना जो है इंपॉर्टेंट तो है ही, जुलाई का महीना टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ था? क्या हुआ था? जीएसटी। और 24 जुलाई को हम लोग इनकम टैक्स डे मनाते हैं। तो 1 जुलाई को इनकम टैक्स डे, 1 जुलाई को जीएसटी डे और 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे। आप सोचोगे अभी ये जो वीक चल रहा है जिसमें तमाम तरह के डेज चल रहे हैं, उसमें इतने बोरिंग डेज की बात आप क्यों कर रहे हो? है ना, ये वीक तो बड़ा क्रिटिकल है ना। आज कौन सा डे है? क्या यार, आप लोगों को ये भी नहीं पता कि आज कौन सा दिन है? अरे वेडनेसडे नहीं यार, तो ये जो वीक है 7 to 14, इसमें हर दिन का इंपॉर्टेंस है। उसी तरीके से हम लोग कितने बोरिंग हो सकते हैं कि हम लोग कौन सा डे मनाते? जीएसटी डे, इनकम टैक्स डे, बजट डे। तो बिजनेस और फाइनेंस वालों के लिए इससे बोरिंग जिंदगी कुछ नहीं हो सकती कि दुनिया जहां वैलेंटाइन डे, चॉकलेट डे और हक डे और ये डे और वो डे, और हम मनाते इनकम टैक्स डे। अब आप एक बात बताओ, इनकम टैक्स या टैक्स देना किसी को अच्छा लगता है? टैक्स इज अ पेन, कर एक दर्द है ना। लेकिन सरकार चलानी है तो टैक्स चाहिए। तो बजट को अगर आपको समझना होता है तो सबसे पहले आपको देखना है कि बजट होता क्या है। आप में से कई लोग अपना बजट बनाते होंगे। कोई बनाता है बजट? आप बनाते हो? कैसे बनाते हो बताओ? आप बैठो, बैठ के बात करो, हम है ना खड़े, आप बैठे रहो। है ना, यानी कि पहले आप देखते हो कि आपके पास पैसे कितने आ रहे हैं और फिर उस हिसाब से आप खर्चा करते हो, है ना। तो हम लोग जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स दो तरह का होता है, माइक्रो होता है, मैक्रो होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो बजट मेकिंग एक्सरसाइज है वो शुरू होता है हमारे पास पैसे कितने आ रहे हैं और उस हिसाब से हम खर्च करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जस्ट उल्टा हो जाता है, आदमी पहले खर्चा सोचता है और फिर उस हिसाब से इनकम का इंतजाम करता है। अब देखो डिफरेंस क्या हो गया, जब आप पहले इनकम सोचोगे और फिर खर्चे की बात करोगे तो योर बजट ईदर इट विल बी अ सरप्लस बजट और द बैलेंस बजट। आप कोशिश यही करोगे ना कि हमको बोरो ना करना पड़े, हमको लोन लेने की जरूरत ना पड़े। गवर्नमेंट का जो बजट होता है इससे जस्ट अपोजिट होता है। गवर्नमेंट फर्स्ट थिंक्स अबाउट एक्सपेंडिचर एंड देन इट थिंक्स अबाउट इनकम। इसीलिए गवर्नमेंट बजट इज ऑलवेज अ डेफिसिट बजट। हमारा आपका बजट जो होता है वो सरप्लस या बैलेंस बजट होता है, गवर्नमेंट का बजट होता है वो डेफिसिट बजट होता है। और इस डेफिसिट बजट के पीछे जो कंसेप्ट काम करता है वो पॉलिटिकल साइंस का एक कंसेप्ट है विच इज कॉल्ड वेलफेयर ऑफ द स्टेट, वेलफेयर प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट। वेलफेयर प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट क्या है कि एवरी स्टेट विल थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन। लोगों की भलाई के बारे में सोचना है। तो जब आप भलाई के बारे में सोचोगे तो आप रिसोर्सेस के बारे में तो कम सोचोगे ना, आप कहोगे हम किसी तरीके से कर लेंगे। तो हमारा बजट या गवर्नमेंट का जो बजट होता है इट इज ऑलवेज अ डेफिसिट बजट। सेकेंड थिंग, बजट में वी फॉलो 3 कैलेंडर्स। जैसे आप एक कैलेंडर जानते हो विच इज कॉल्ड जनवरी 1 to 31 दिसंबर, am I right? आप इस कैलेंडर को फॉलो करते हो। हम लोग बजट में 3 और कैलेंडर फॉलो करते हैं और इसीलिए बजट में हम लोग T+1 का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। व्हाट इज T+1? T होता है कैलेंडर, यानी कि जनवरी 1 से दिसंबर 31, दिस इज कॉल्ड T।
हम लोग फिस्कल ईयर का फॉलो प्रिंसिपल करते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट आपको पता होगा फिस्कल ईयर क्या होता है। इट इज कॉल्ड T+1, यानी कि 9 मंथ्स ऑफ एक साल यानी कि टी का, और 3 मंथ्स ऑफ द नेक्स्ट ईयर। जैसे हमारा अभी चल रहा है 24-25, तो 24 का हमने 9 मंथ लिया फ्रॉम अप्रैल 1 टू दिसंबर 31, और T+1 यानी कि 25 का हमने जनवरी 1 से मार्च 31 लिया। बजट में एक और शब्द आपको मिलेगा, खासतौर पे कॉमर्स के स्टूडेंट इस बात को याद रखते होंगे, AY। कोई मुझे बता सकता है AY क्या होता है? कॉमर्स का स्टूडेंट, AY कभी पढ़ा ही नहीं? असेसमेंट ईयर। टैक्सेशन में जो प्रिंसिपल फॉलो होता है वो असेसमेंट ईयर होता है। असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है कि इस साल जो आप अर्न करोगे वो नेक्स्ट ईयर उसको असेस किया जाएगा। तो जैसे आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, वो कब फाइल करोगे? जुलाई में। तो जुलाई में जो आप फाइल करोगे वो आपका असेसमेंट ईयर 25-26 हो जाएगा। तो बजट में पहला कैलेंडर कौन सा हुआ? CY। दूसरा कैलेंडर कौन सा हुआ? FY। तीसरा कैलेंडर कौन सा हुआ? AY। अभी एक और कैलेंडर है और वो कैलेंडर है PY। ये होता है प्रीवियस ईयर। यानी कि जब कभी भी टैक्सेशन का कैलकुलेशन होता है तो प्रीवियस ईयर्स में जो इनकम आपने अर्न किया उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो आप याद रखना, बजट में आपके पास 4 कैलेंडर देखने को मिलेंगे, CY, FY, AY, PY। और AY, PY और FY T+1+1 का प्रिंसिपल फॉलो करता है, जबकि कैलेंडर ईयर जो है वो T का प्रिंसिपल फॉलो करता है। क्लियर? एनी डाउट? प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन। जहां कहीं भी आपको डाउट लगे प्लीज पूछिएगा, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल चीज है। मैं कोशिश कर रहा हूं जितना आपको सिंप्लीफाई कर सकूं मैं। दूसरा क्या होता है कि हमारे यहां जो बजट है वो 2016 में मेजर ओवरऑल हो गया। 2016 में क्या हुआ था? किसी को याद है? सबको याद है, नोटबंदी, है ना, डीमोनेटाइजेशन। लेकिन 2016 में 3 बड़े फैसले लिए गए। वो 3 बड़े फैसले बजट से रिलेटेड थे। और वो फैसला क्या था कि बजट, फर्स्ट डिसीजन कि बजट विल बी प्रेजेंटेड फ्रॉम द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द फरवरी। नहीं समझ में आया? पहले हमारा बजट क्या होता था? वो फरवरी के लास्ट वर्किंग डे को प्रेजेंट होता था। 2016 में डिसीजन लिया गया कि वो फरवरी के फर्स्ट डे को प्रेजेंट किया जाएगा। अब आपने एक वर्ड इसमें आपने देखा, एक वर्ड हट गया है। वो कौन सा वर्ड है? वर्किंग डे। इसीलिए इस साल आपने देखा सैटरडे को बजट आया है, जबकि अमूमन हम लोग ये कहते हैं ना कि गवर्नमेंट की जितनी वर्किंग होती है वो वर्किंग डे को होता है। तो ये डिसीजन हुआ 2016 में, और जो कि इंप्लीमेंट हुआ फिस्कल ईयर 2017-18 से। ये पहला डिसीजन था। दूसरा डिसीजन क्या था कि रेलवे बजट, जो कि पहले सेपरेट हुआ करता था, 1924 से लेकर के 2016-17 तक रेलवे बजट आम बजट से अलग होता था। 2017-18 में उसको सबस्यूम कर दिया गया, मिला दिया गया। और तीसरा जो एक मेजर डिसीजन था कि बजट की स्ट्रक्चरिंग। पहले बजट में क्या होता था? बजट, जो पूरा बजट होता था उसको 2 हिस्सों में हम लोग बांटते थे। एक हिस्सा होता था प्लान एक्सपेंडिचर और दूसरा होता था नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। फिर प्लान एक्सपेंडिचर को हम 2 हिस्सों में बांटते थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान में कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप सोचो ये कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो फिर ये डिसीजन लिया गया कि अब हमारा बजट बहुत सिंपल रहेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये तीसरा बड़ा फैसला था। एंड ऑल द 3 डिसीजन इंप्लीमेंटेड फ्रॉम द फिस्कल ईयर 2017-18। ये 3 बड़े फैसले क्या हुए? फरवरी के लास्ट वर्किंग डे के बजाय फर्स्ट डे ऑफ फरवरी। सेकंड, रेल बजट विल बी पार्ट ऑफ द जनरल बजट। एंड थर्ड, बजट विल हैव सिंपल 2 थिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये 3 बड़े डिसीजन 2017-18 में लिए गए।
अभी के समय में जो हम लोग बजट में प्रिंसिपल फॉलो करते हैं वो है आर्टिकल 112 और इसके पीछे एक प्रिंसिपल काम करता है विच इज कॉल्ड वेस्टमिनिस्टर मॉडल। लंदन में एक जगह है जिसका नाम है वेस्टमिनिस्टर। आपने कभी सुना है वेस्टमिनिस्टर जगह के बारे में? दिस इज द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी इन यूके। अमेरिका में जो फाइनेंस मिनिस्टर है, सॉरी यूके में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हम उनको सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी कहते हैं और उनका जो ऑफिस है दैट इज कॉल्ड वेस्टमिनिस्टर और उसी का मॉडल हमारा बजट का कोर है। वेस्टमिनिस्टर मॉडल क्या है? वेस्टमिनिस्टर मॉडल का कोर है नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। समझ पा रहे हो इस लाइन को? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। कोई मतलब इसका बता सकता है? कभी सुना इसके बारे में आप लोगों ने? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? ओनली पीपुल रिप्रेजेंटेटिव विल डिसाइड हाउ मच टैक्स इज टू बी इम्पोज्ड ऑन द पीपुल। अगर बिल्कुल मैं हिंदी में कहूं तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि तय करेंगे कि जनता पर कितना कर लगाया जाना है। और पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कहां होते हैं? कहां होते हैं? लोकसभा में होते हैं। तो हमारे लिए जो बजटरी सिस्टम है, इन द बजटरी सिस्टम आवर लोअर हाउस हैज अपर हैंड। हम लोग लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, तो आवर लोअर हाउस हैज अपर हैंड और इसीलिए बजट हमेशा लोकसभा में ही पेश होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस वेस्टमिनिस्टर मॉडल। और उसी के बेसिस पे हमारा है आर्टिकल 112 जो कहता है कि एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टेड गवर्नमेंट विल हैव टू प्रेजेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी आप कितना खर्च करोगे और कितना कमाई करोगे और वो बजट में लोकसभा में वो प्रेजेंट किया जाएगा। एक और हमारा आर्टिकल है 116। नॉर्मली आपने देखा होगा कि ये साल जो है 2024-25 में 3 बजट आए थे। कैन यू रिमेंबर 3 बजट? पहला बजट आया था 1 फरवरी 2024 को, इंटरिम बजट था। दूसरा बजट आया 23 जुलाई को, 23 जुलाई को जब गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ और तीसरा बजट हो गया 1 फरवरी 2025 को। तो 12 महीने में 3 बजट आए। ये 3 बजट आने के पीछे क्या था? वोट ऑन अकाउंट, यानी कि जब कभी भी गवर्नमेंट इलेक्शन में जा रही होती है, दे हैव टू सीक अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट कि हमको पैसा कैसे खर्च करना है। क्योंकि याद रखिए बजट का जो अप्रूवल होता है इट लैप्सेस ऑन 31 मार्च। तो अगर 31 मार्च को आपका अप्रूवल खत्म हो गया और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है 1 अप्रैल से, तो आप ये थोड़े कहोगे कि अच्छा सरकार बन जाने दो, नया बजट आएगा तब देंगे। ऐसा थोड़े चलता है। तो आपने देना है। सो दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट ब्रिंग्स वोट ऑन अकाउंट। तो वोट ऑन अकाउंट इलेक्शन ईयर में ही केवल आता है। अभी का जो हमारा बजट है वो इसके पीछे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 8th सक्सेसिव बजट है जो कि आज तक इंडिया में नहीं हुआ था। मैक्सिमम सक्सेसिव बजट प्रेजेंट करने का नाम किसके नाम है? कैन एनीवन ऑफ यू रिकॉल? निर्मला जी के पहले मोरारजी देसाई, जिन्होंने 6 बजट प्रेजेंट किए थे सक्सेसिव। टोटल उन्होंने 10 बजट प्रेजेंट किया था। और हां बोलो, अरे मुंह क्यों छिपा रहे हो? बोलो बोलो। बोलो, कुछ बोल रहे थे। तो मोरारजी देसाई ने 10 बजट प्रेजेंट किए थे जिसमें 6 सक्सेसिव बजट थे। अब वो रिकॉर्ड जो है वो किसके नाम है? निर्मला सीतारमण के नाम है, जिन्होंने 8 बजट प्रेजेंट किए हैं। तो ये हमारा हो गया ए। अब हम लोग आएंगे बी पे, और बी में यानी कि बिग ब्रेकिंग क्या है। तो अगर बजट को हम देखें तो बजट की एक खास बातें हैं, बजट में क्या कुछ किया गया है। मैं बहुत सारे आपको नंबर्स नहीं बता रहा हूं क्या है क्या नहीं है। बजट में जैसे टैक्स को लेकर के बात की गई, बजट में बात किया गया कि किस तरीके से इनकम टैक्स में रिलीफ देना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, फाइनेंशियल सर्विसेज करनी है, और इसके बेसिस पे हमारा बजट तैयार हुआ। जब हम लोग बजट पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं,
वी गो टू अ वेबसाइट विच इज कॉल्ड indiabudget.gov.in। अगर आपको बजट को पढ़ना हो तो इस वेबसाइट को याद रखना है, indiabudget.gov.in। और इस वेबसाइट पर 1947 से लेकर के अब तक का बजट है। तो आप में से मान लो कोई भी यूपीएससी या पीसीएस या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए वो वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री को अगर आपको समझना हो तो आपको वहां से मिलेगा। तो अब अगर हम बजट के बी की बात करें, यानी कि बिग ब्रेकिंग, जर्नलिज्म के न्यूज स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन होता है ना, ब्रेकिंग न्यूज है। अब वो इस बजट की जो ब्रेकिंग न्यूज है वो क्या थी, वो इस पे फोकस था। आप इनको पहचानते हो? ये कौन है? क्या क्या? ये कौन है? आरके लक्ष्मण ने तो बनाया है। कोई नहीं पहचानता इसको। क्या क्या बोलो? आरके लक्ष्मण साहब जहां कहीं भी होंगे, उनकी आत्मा कितनी दुखी होगी कि आप उनको चाचा चौधरी बना रहे हो। इनका नाम है कॉमन मैन, आम आदमी। और अगर आप में से जो लोग भी मुंबई गए होंगे, मुंबई आप में से तो कई लोग गए होंगे, मुंबई में अगर एक जगह है जो कहते हैं चर्च गेट, चर्च गेट के पास एक मूर्ति लगी हुई है। ये आरके लक्ष्मण साहब का कार्टून जो है, यू मस्ट बी नोइंग बिकॉज यू हैव वर्कड विद टाइम्स ऑफ इंडिया। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का कॉमन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो आरके लक्ष्मण साहब का कार्टून हुआ करता था, और ये कॉमन मैन। तो हमारे बजट में जो बिग ब्रेकिंग है वो कॉमन मैन से आया। और ये बिग ब्रेकिंग क्या है? वो बिग ब्रेकिंग ये नंबर है। अगर आप देखो, ये तमाम अखबारों के हेडलाइंस हैं। आप देखो, अमर उजाला है, जागरण है, इकोनॉमिक टाइम्स है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, हिंदू बिजनेस लाइन है, हिंदुस्तान टाइम्स है। आप सब में कुछ कॉमन देख रहे हो? कॉमन मैन। आप मिडिल क्लास, कॉमन मैन सब में छाया हुआ है कि क्या मिला। अब आप अमर उजाला को देखो, ये कह रहे हैं मध्य वर्ग का महाकुंभ। इनका क्या है? मध्य वर्ग की बल्ले बल्ले। इन्होंने कर दिया कॉमन मैन ऑन द मून। आईटी रिलीफ फ्यूल्स कंजम्पशन, यहां भी कंजम्पशन आ गया और ये मिडिल क्लास आ गया। तो हमारे बजट का जो बिग ब्रेकिंग था वो हमारा कॉमन मैन और मिडिल क्लास के ऊपर था। और क्या हुआ था इस बजट में? जो सबसे ज्यादा असर हमें दिल्ली के इलेक्शन में देखने को मिला, क्या था? बोलो। अरे बाबा, बीजेपी जीती, वो तो बात सब जानते हैं, लेकिन इस बजट का क्या इंपैक्ट था दिल्ली इलेक्शन पे? मिडिल क्लास का था। क्योंकि जब इस बजट में, और बजट के ठीक पहले आप याद करो, बजट के ठीक पहले एक मेजर अनाउंसमेंट किया गया था, वो था पे कमीशन। 8th पे कमीशन का अनाउंस किया गया, और बजट में मिडिल क्लास को कहा गया कि 12 लाख रुपए तक के एनुअल इनकम पे 1 रुपया भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। और आपको पता है दिल्ली में सबसे ज्यादा सैलरीड पर्सन रहते हैं। तो जब ये खबर सुनेंगे तो जाहिर सी बात है उसका फायदा किसको मिलेगा? जो गवर्नमेंट है। और आपने उसका फायदा इमीडिएटली देखा जब 5 तारीख को वोटिंग हुए और 8 तारीख को रिजल्ट आए तो बीजेपी को 48 सीट्स मिला। और उस 48 सीट्स को लाने में ये जो आप हेडलाइंस देख रहे हो, इसका बहुत मेजर रोल था। दैट वाज द मिडिल क्लास। तो हमारे लिए बजट की सबसे बड़ी खबर और व्हाट वी कॉल एज द बिग ब्रेकिंग, मिडिल क्लास का बेनिफिट था। और मिडिल क्लास के बेनिफिट की बात करें तो आपको ये टेबल है, बहुत सारे नंबर्स हैं। अब आप इस नंबर्स को देखोगे तो आपको टेंशन होगा कि अरे ये क्या है, इतने सारे नंबर्स में स्टोरी कहां से लाएंगे। तो आपका काम क्या है? यू डोंट हैव टू जस्ट गो ऑन दिस नंबर्स। आपको ये देखना है, जस्ट गो ऑन दिस कॉलम।
यही वो कॉलम है जो हमारे लिए खबर है। वो क्या बता रहा है? 10,000 रुपीज से 1,10,000 रुपीज का बेनिफिट। तो एक आम आदमी के लिए, एक मिडिल क्लास के लिए, अगर आप कहोगे कि आपको साल में 10,000 रुपए आपको बेनिफिट होने वाला है, और अगर आप 50 लाख रुपए कमाते हो तो आपको 1,10,000 रुपए का बेनिफिट मिलने वाला है, तो बजट की सबसे बड़ी खबर तो यही हुई ना। तो हमारा बजट का फोकस क्या था? अभी तक फोकस क्या चल रहा था? हम लोग बात कर रहे थे कैपेक्स पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। अब हम लोग बात क्या कर रहे हैं? कंजम्पशन पे, खपत बढ़ाने पे। आप सभी लोग अभी चूंकि अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो, आप अपने पेरेंट्स के स्ट्रगल को देख सकते थे, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो सैलरीड क्लास हो। पेरेंट्स का स्ट्रगल आप देख सकते थे कि पेरेंट्स के लिए किस तरीके से अफेक्ट कर रहा था। उनके बहुत सारे खर्चे थे, उन्होंने कर्टेल किए हुए थे, क्योंकि इनकम और इन्फ्लेशन दोनों का मेल नहीं बन पा रहा था। इन्फ्लेशन हाई था, लोगों के हाथ में पैसे नहीं थे। और आप याद करिए, लास्ट ईयर जब हमें यह कहा गया कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई है। क्यों स्लो हो गई है? क्योंकि लोग खर्च नहीं कर पा रहे। खर्च क्यों नहीं कर पा रहे हैं? लोगों के हाथ में पैसे नहीं। और आप ये भी देखो, अगर ठीक बगल में एक सिनेमा हॉल है, यहां पर जो परी चौक का जो सिनेमा हॉल है, पीवीआर है ना, बंद हो गया। अब बताओ, वेनिस मॉल में है, तो वेनिस मॉल के सिनेमा हॉल में, या पहले परी चौक के भी सिनेमा हॉल में जो पहले क्राउड हुआ करती थी इस मॉल में, वो अचानक घट गई। क्यों? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसे नहीं थे। और ये बार बार बात कही जा रही थी कि हमारा ग्रोथ स्लो हो रहा है। लास्ट ईयर जब हमारे पास ग्रोथ के नंबर आए और हमें पता चला कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गया है, और उसका असर इलेक्शन पे भी पड़ने का है, क्योंकि पॉलिटिशियन कोई भी फैसला लेता है तो वो वोट को ध्यान में रख करके करता है। और इस फैसले के पीछे भी एक पॉलिटिकल माइंड था। तो उस पॉलिटिकल माइंड ने डिसीजन लिया कि हमको कंज्यूमर के हाथ में ज्यादा पैसा देना है। तो हमारा बिग ब्रेकिंग, जो पहला बिग न्यूज इस बजट का था, कि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे देने हैं। एंड हु आर दोज पीपुल? द मिडिल क्लास। अब आप में से किसी को पता है मिडिल क्लास होता कौन है? हाँ, वो कौन है भाई? वो ठीक है ना, अमीर है ना गरीब है, क्योंकि मिडिल है तो मिडिल वाला होगा। तो उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? हु इज मिडिल क्लास? आप सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से हो ना? क्यों, गरीब आदमी कॉमन मैन नहीं होगा? तो हमारे देश में दो बड़ी समस्या है। पहली समस्या है कि गरीब कौन है हमको पता नहीं है। आप बताओ ना, गरीब कौन है? कोई है? कोई डेफिनेशन बता सकते हो गरीब कौन है? जिसके पास, ओके ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जिसके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है वो गरीब है। एक आपका डेफिनेशन बिल्कुल से। तो मिडिल क्लास के पास क्या ये तीनों है? रोटी कपड़ा और मकान तीनों है। बस इसी आधार पे आप किसी को मिडिल क्लास और किसी को गरीब कर दोगे आप। इसीलिए हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि हम लोग अपने देश में 2011 के बाद हम लोगों ने तय ही नहीं किया कि गरीब कौन है। लास्ट जो गरीबी की परिभाषा दी गई थी वो 2011 में, 2011 में, और उस समय कहा गया था कि अर्बन एरिया में जिसका भी अर्निंग 1,000 रुपीज से ज्यादा है, 1,000 रुपीज से कम है, वो गरीब है। अब आप सोचो, आज 2025 में 1,000 रुपीज का क्या वैल्यू है? किसी से छिपा हुआ है नहीं। आप 500 का नोट लेकर के निकलते हो और कैसे वो खर्च हो जाता है आपको खुद नहीं समझ में आएगा। तो ऐसे में हमारे पास जब यही पता नहीं कि गरीब कौन है, तो मिडिल क्लास को लेकर के भी प्रॉब्लम होगी। तो एक नया डेफिनेशन हम लोगों ने ढूंढा कि जिसकी एनुअल इनकम, जिसकी मंथली इनकम 10,000 रुपीज से ज्यादा है, वो मिडिल क्लास है। और मिडिल क्लास में भी दो कैटेगरी बना दी, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप, अपर मिडिल इनकम ग्रुप। लेकिन पहला जो प्रॉब्लम था कि मिडिल क्लास को प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे पाए। तो ये हुआ कि भाई चलो ठीक है, सबको फायदा दो, जो भी सैलरी है, जो भी कुछ कमा रहा है, उस सबको फायदा दो। तो वो मिडिल क्लास हो या पुअर हो या जिस कैटेगरी में हो, अगर वो कुछ कमा रहा है
और यदि वो टैक्स दे रहा है तो हम उसको बेनिफिट दें। इसीलिए इस बजट का जो बिग ब्रेकिंग था वो था कॉमन मैन, और वहां से फिर हम लोग आए कि मिडिल क्लास को ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सैलरी, सबसे ज्यादा जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है वो आपका मिडिल क्लास है। तो ये हमारा पहला बिग ब्रेकिंग था बजट का। अब दूसरा बिग ब्रेकिंग क्या था? बिहार, है ना? कौन कौन बिहारी है? वेरी गुड, जय बिहार। भाई हम भी बिहार के हैं ना, तो हमारा जन्म भी बिहार में हुआ, तो बिहार को लेकर के खुशी होती है। तो जब ये बजट प्रेजेंट हो रहा था, क्या बोलो, जब ये बजट प्रेजेंट करने आई मैम, इनकी साड़ी ही पहली आइडेंटिटी थी, क्योंकि ये साड़ी आपको पता है ना क्या है? मधुबनी आर्ट के ऊपर है। तो मधुबनी आर्ट बिहार से है, तो ये साड़ी जब पहली बार इनकी पिक्चर आई, उसी समय हो गया कि इस बजट का दूसरा जो बी होगा वो बिहार होगा। और वो हमने देखा, ये सारे अनाउंसमेंट जो आपने देखा, आपको पता है बिहार में मखाना तो सबसे ज्यादा, ग्लोबली सबसे ज्यादा अगर मखाना कहीं पे प्रोड्यूस होता तो वो बिहार में। बिहार में दो और एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोड्यूस हैं जो मैक्सिमम होते हैं। क्या आप बता सकते हो वो दोनों कौन से हैं? कोई आइडिया है किसी को? नहीं। क्या क्या? दो और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं जो बिहार में, या एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोड्यूस हैं जो बिहार में काफी ज्यादा होते हैं। एनी आइडिया? एक है मशरूम और तीसरा है हनी, शहद। तो हनी, मशरूम एंड मखाना बिहार में बहुत होता है। मशरूम के लिए बहुत सारे प्लान किए गए हैं, इस बार पहली बार मखाना के लिए किया गया। प्लीज बात मत करिए। और आप में से कई लोग, जब आप देखोगे फ्लाइट ले रहे हो, इवन इंडिगो की फ्लाइट में वो 150 रुपए का 20 मखाने के दाने देते हैं, है ना? छोटी सी डब्बी होती है। हाँ हाँ, तो 20 दाने गिन के आप कर लो, 20 से 25 दाने से ज्यादा नहीं होता। और उसके बाद जो है वो आपका मखाना जो है उसमें क्या टेस्ट होता है भगवान जाने। लेकिन वही मखाना आप बिहार में जाकर के देखो उसको किस तरीके से उसकी बेकदरी होती है। तो मखाना को इनकरेज करने की जरूरत थी, तो वो ये काम किया गया। और बाकी जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं मैं उनके ऊपर चर्चा नहीं कर रहा हूं। तो बजट की जो दो बी थी, एक मिडिल क्लास, आम आदमी, और दूसरा बिहार, ये बजट का बी था। तो हमने ए कवर किया, बी कवर किया। अब हम आएंगे सी पे, और सी जो है वो है कैपेक्स टू कंजम्पशन। कैपेक्स टू कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? जैसा हमने आपको कहा कि बजट में दो हिस्सा है, एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर है और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? ओके, और कुछ? वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि बिजनेस के लिए जो परमानेंट जो असेट हम लोग क्रिएट करते हैं, फिक्स्ड असेट जो क्रिएट करते हैं, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे इसी बिल्डिंग को जो बनाया गया, ये बिल्डिंग हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और इस बिल्डिंग को मेंटेन करने का जो खर्च है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है? तो जब गवर्नमेंट कहती है कि हमको ग्रोथ रेट बढ़ाना है, क्योंकि गवर्नमेंट का इमीडिएट टारगेट क्या था? हमको विकसित भारत बाय 2047। अब विकसित भारत करना है तो वी नीड टू हैव द इकोनॉमी ऑफ $30 ट्रिलियन। अभी हमारी इकोनॉमी का साइज कितना है? $3.7 ट्रिलियन। तो 3.7 से 30 पहुंचना है तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने होंगे। ये बिजनेस का कॉमन सेंस है। तो इसीलिए अभी तक बजट का जो फोकस था वो था कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि कैपिटल पे ज्यादा से ज्यादा आप खर्च करो। तो हमारा जो बजट का साइज जो लगभग 50 लाख करोड़ है, उसका एक बड़ा हिस्सा विच इज 11.21 लाख करोड़ रुपीस, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि हमको डिमांड मार्केट में जनरेट करनी है। तो डिमांड कैसे आएगा? जब लोगों के हाथ में पैसे होंगे, है ना?
और पैसे के लिए आपने इनकम टैक्स में रिलीफ दी और कहा कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट फॉरगो कर रही है और लोगों के हाथ में 10,000 रुपीज से 1,10,000 रुपीज, जो कि बेसिक मिनिमम इनकम से अभी तक का जो 50 लाख तक का इनकम है उसमें इतना का फायदा होगा। तो हमारा फोकस कहां मूव हो गया? कैपेक्स टू कंजम्पशन। और यहीं पे एक कंसेप्ट आता है, थोड़ा सा मैं टेक्निकल हो रहा हूं, प्लीज डू नॉट माइंड। खासतौर पे जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं इनको और अच्छे से समझ पाएंगे, और या जिन्होंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की उनको और अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। है पता है क्या है? बताओ। ओके, कोई बात नहीं, तुम हो, मतलब तुमको बेसिक पता है कि एमपीसी सुना है ना, ये टर्म सुना है। और कोई बता सकता है एमपीसी का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? कॉमर्स का कोई स्टूडेंट? कम अगेन। एग्जैक्टली, एडिशनल को अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं? मान लो कि हमारी इनकम 100 रुपीज है, हमारी इनकम बढ़ गई 110 रुपीज हो गई, तो मार्जिनल यूनिट कितना है? 10 है। अब इस 10 का हम कितना हिस्सा कंजम्पशन पे ला रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो एडिशनल इनकम आएगा हम 3 काम करेंगे, या तो हम सेविंग करेंगे, या हम इन्वेस्ट करेंगे, या हम कंज्यूम करेंगे। यही 3 काम करेंगे ना। इसमें से जो तीसरा हिस्सा है वो कितना होगा? दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दैट मीन्स कि एनी पार्ट ऑफ द एडिशनल इनकम which are going to be spent on consumption, it is called marginal propensity to consume. अब जब आपके पास 10 रुपए आ गए, 1 रुपया आ गया एडिशनल, तो उसके पीछे हम लोग एक फॉर्मूला फॉलो करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं केन्सियन इकोनॉमिक्स फॉर्मूला। केन्स का नाम तो सुना होगा, जेएम केन्स का। तो जेएम केन्स के फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग कहते हैं कि अगर मेरे पास 1 रुपया एडिशनल आएगा तो हम उसका 65 से 70 पैसा खर्च करेंगे खपत में। दैट इज अ फॉर्मूला, और इसी को कहते हैं एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ? 0.65 to 7। तो जब 0.65 to 7 का हम रेशियो अडॉप्ट करते हैं तो हमारे इकोनॉमी में लगभग 3.3 यानी कि 3.3 लाख करोड़ के एडिशनल मनी सर्कुलेट होने के चांसेस बनते हैं। ये हमारा कैलकुलेशन, और इसी कैलकुलेशन की वजह से हमारे बजट का फोकस बदल गया फ्रॉम कैपेक्स टू कंजम्पशन। यानी कि जब 3.3 लाख करोड़ मार्केट में कंजम्पशन के लिए आएगा तो आप सोचो लोग खर्च करेंगे ना, अलग अलग जगहों पे खर्च करेंगे। जैसे आप टीवी खरीदना चाहोगे, फ्रिज खरीदना चाहोगे, इस तरह की चीजें जो ड्यूरेबल हम लोग कहते हैं गुड्स, उसको खरीदना चाहेंगे तो हमारा कंजम्पशन बूस्ट करेगा। और इसी कंजम्पशन के पीछे एक इकोनॉमिक्स का दूसरा प्रिंसिपल काम करता है जिसको हम लोग कहते हैं वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमी। ये सुना है कभी वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमी? वीसीएस साइकिल सुना है? वीसीएस सुना है? नेवर। वीसीएस दुष्चक्र, एक बुरा से दूसरा बुरा, वर्चुअस एक अच्छे से दूसरा अच्छा। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग 2 प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, वीसीएस साइकिल, वर्चुअस साइकिल। वीसीएस साइकिल में क्या होता है? लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है तो हाथ में पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे तो डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे तो सप्लाई नहीं होगी, सप्लाई नहीं होगी तो कंपनी अपना प्रोडक्शन घटा देगी, कंपनी प्रोडक्शन घटा देगी तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हो, एक बुरा से दूसरा बुरा होता गया। दिस इज व्हाट वी कॉल एज द वीसीएस साइकिल। वर्चुअस में क्या हो गया? आपने लोगों के हाथ में पैसे दिए, लोगों ने डिमांड करी, कंपनीज ने उसके हिसाब से सप्लाई करना शुरू किया, सप्लाई करने के लिए उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, एम्प्लॉयमेंट दिया तो लोगों के हाथ में पैसे दिए, डिमांड करी। ये क्या हो गया? आपका वर्चुअस साइकिल हो गया। तो ये जो हमारा कैपेक्स टू कंजम्पशन गया, इसके पीछे हमारी जो आइडियोलॉजी, थ्योरी जो काम कर रही थी वो थी वर्चुअस साइकिल। और जब हम लोग इकोनॉमी के ग्रो करने की, अर्थव्यवस्था के विस्तार करने की बात करते हैं तो वहां पे इंपॉर्टेंट होता है कि आपने वर्चुअस साइकिल के लिए क्या काम किया है। इज इट क्लियर? एनी डाउट ऑन वर्चुअस एंड वीसीएस साइकिल? किसी को कोई डाउट?
नहीं है। तो हमारी इकोनॉमी, अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बजट से हम लोग कहां जाएं, वर्चुअस साइकिल पे फोकस करें, जिससे इकोनॉमी का साइज एक्सपैंड हो। तो ये हमारा सी था, यानी कि कैपेक्स टू कंजम्पशन। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, खास तौर पे जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं वो समझ सकते हैं कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में लगभग 30 बेसिस पॉइंट इंक्रीज होने का चांस है। यानी कि अगर हम 6.4% ग्रोथ रेट की बात करें और इस वर्चुअस साइकिल की वजह से ये 6.7 तक पहुंचने की बात है, क्योंकि हमारा कंजम्पशन एक्सपैंड होगा, बढ़ेगा। तो ये हमारा क्या था, सी था। तो ए, बी और सी हमने कवर किया। अब हम लोग आएंगे डी के ऊपर, जो कि लास्ट पॉइंट है। डी क्या है? डी है हमारा डायनेमिक्स। और डायनेमिक्स में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, ये फिस्कल डेफिसिट। हमने शुरुआत कैसे की थी, माइक्रो मैक्रो के बजट से शुरू किया था, याद है ना। माइक्रो मैक्रो के बजट में हमने क्या कहा था कि मैक्रो का बजट यानी कि गवर्नमेंट का बजट हमेशा डेफिसिट का बजट होता है ना। अब गवर्नमेंट अगर डेफिसिट होता है तो गवर्नमेंट कैसे उसको पूरा करेगी, गवर्नमेंट मार्केट से बोरो करती है, उधार लेती है। अगर मार्केट से बहुत ज्यादा बोरो करेगी तो इसका नुकसान क्या होगा, हमारे आपके लिए जो लोन है वो कॉस्टली हो जाएगा। तो हम लोग फिस्कल डेफिसिट को एक मैक्रो का टॉपिक ना समझें, हम फिस्कल डेफिसिट के माइक्रो एलिमेंट को समझें कि जब गवर्नमेंट का डेफिसिट हाई होता है तो गवर्नमेंट बैंक से लोन लेना शुरू करती है। तो बैंक के पास तो पैसे लिमिटेड हैं। अब बैंक ने अगर गवर्नमेंट को ज्यादा दे दिया तो हमको आपको तो कम देगी ना, हमारे आपके लिए कम पैसे बचेंगे। जब हमारे आपके लिए कम पैसे बचेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो लोन का इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा। तो फिस्कल डेफिसिट का बढ़ना इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक है तो हमारे आपके लिए भी नुकसानदायक। ये बजट का एक ऐसा डायनेमिक्स है जो कि माइक्रो एलिमेंट पे बेस्ड होता है। तो जब हम इस तरह के नंबर्स को देखते हैं तो इस तरह के नंबर्स को देख करके कहते हैं अरे ये तो बहुत ही बेकार चीज है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये सोचिएगा, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू रीड द फिस्कल डेफिसिट यू जस्ट थिंक व्हाट काइंड ऑफ इंपैक्ट वी आर गोइंग टू हैव। तो फिस्कल डेफिसिट हमेशा गवर्नमेंट का ही इशू नहीं होगा, हमारे आपके लिए माइक्रो के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा जो बजट का डायनेमिक्स था वो दो टॉपिक पे, दो एरिया पे था, लेकिन इसको आप देख लीजिए, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। पैसा आता कहां से है, पैसा जाता कहां है। भाई गवर्नमेंट कमा रही है, अब गवर्नमेंट जब कमा रही है 100 रुपए की इनकम में 24 रुपया लोन से आ रहा है, इट्स नॉट अ गुड साइन। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बोरो कर रही है, इट इज नॉट अ गुड साइन। क्यों? क्योंकि कल होकर के इसका बोझ आपको उठाना है, बिकॉज यू हैव टू पे द इंटरेस्ट। यू मीन व्हाट, आप टैक्स दोगे ना। गवर्नमेंट ऐसा तो है नहीं नोट छाप सकती है, लेकिन अब नोट छापने का नहीं होता, अब टैक्स बढ़ा दिया जाता है, खर्च कम कर दिया जाता है। तो गवर्नमेंट की बोरोइंग जितनी बढ़ेगी, गवर्नमेंट उधार जितना लेगी, लोन जितना लेगी, future generation will suffer. Like you people, when you will be grow after say 5 year or 10 year, जब आप एक certain age bracket में आप पहुंचोगे, income bracket में आप पहुंचोगे, then you will realize कि यार मेरे पास पैसे तो कम बचते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स हमसे इतने ले लिए। और वो इसलिए होगा क्योंकि ये अगर बोरोइंग ज्यादा है। और इस साल का आप देखो कि लगभग हम 100 रुपया जो खर्च कर रहे हैं उसमें से 20 रुपया हम खर्च कर रहे हैं लोन चुकाने पे, यानी कि इफेक्टिवली मेरे पास 80 रुपए बचे हैं जिससे हमको 100 रुपए का खर्चा करना है। इज इट आसान? ये इज इट इजी? नो। यही हमारे लिए इस बजट का एक मेजर कंसर्न है। तो सी में हमने क्या बात करी, कैपेक्स टू कंजम्पशन, लेकिन सी का एक दूसरा टर्म है कंसर्न, और वो इस बजट को लेकर के चिंता है। गॉट इट? और जो फाइनली जो हम बात करना चाहते हैं वो है ये दो सेक्टर का। ये दो सेक्टर ऐसा है, एग्रीकल्चर और एमएसएमई। आप में से बहुत सारे लोग एग्रेरियन बैकग्राउंड से आते होंगे, रूरल बैकग्राउंड से आते होंगे आप लोग। गांव देहात में हम लोग दो तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, हमारा लैंड का साइज छोटा होता जा रहा है। जैसे जैसे परिवार बढ़ रहा है,
बंटवारा हो गया। जो पहले हमारे दादाजी के पास अगर 10 हेक्टेयर की जमीन थी, पता चला कि हमारे पिताजी के पास वो घट करके 3 हेक्टेयर रह गए और हमारी जनरेशन को और भी कम हो जाएगा। तो जब वो जमीन का आकार छोटा होता जाएगा तो उस पर साइंटिफिक फार्मिंग नहीं की जा सकती, उसकी प्रोडक्टिविटी इंपैक्टेड होती है। तो अब कोशिश ये है कि जो भी है, आप जमीन नहीं बना सकते हो, ये बात तो तय है ना, आप जमीन पैदा नहीं कर सकते हो, बाकी सब कुछ कर लोगे, जमीन तैयार नहीं कर सकते। तो जो है उसको हम लोग कैसे काम करें, तो एक स्कीम लॉन्च की गई। लेकिन उससे बड़ा स्कीम जो नीचे में आप देखोगे, एक पैराग्राफ है, पल्सेस, दाल। हम दाल को लेकर के क्यों चिंता करें? आपको पता है हिंदुस्तान में एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। चावल और दाल की खपत कम हो गई है, पिज्जा की खपत बढ़ गई है। आप सब लोग खूब खाते हो ना, पिज्जा, बर्गर, जितने भी जंक फूड हो सकते हैं, जितने भी प्रोसेस फूड हो सकते हो, दबा के खाते हो आप लोग। मैं गलत कह रहा हूं? खाते हो ना आप भी? गुड। नहीं खाते हो? और ठीक है भाई, खाते हो तो क्या खा रहे हो, तुम अपने पैसे का खा रहे हो, मेरा क्या नुकसान करोगे। लेकिन एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसके लिए चावल, दाल, सब्जी बेसिक फूड है। चावल, दाल और सब्जी में इस समय एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। बताए प्रॉब्लम क्या है? हां बोलो, बोलो भाई। अरे सर झुकाने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई, बात करना हो तो सामने खुल करके बात करो, बीच बीच में कमेंट्री मत किया करो। हम भी स्टूडेंट रहे भाई, तुम सभी को पहचान रहे हैं। तो चावल, दाल और सब्जी हमारे लिए एक मेजर कंसर्न है। कैसे? दाल हम लोग ऑलमोस्ट 30% इंपोर्ट कर रहे हैं। सब्जी जो आप खाते हो ना, उसमें बेसिक कंपोनेंट क्या है? खाने का तेल, एडिबल ऑयल, 70% इंपोर्ट कर रहे हैं। और एक तरफ जब आप न्यूज सुनते हो कि रुपीज डिप्रिशिएटिंग, तो जब रुपया कमजोर होना शुरू होता है तो उसी दाल और उसी तेल के लिए आपको ज्यादा कीमत पे करना है। तो हमारी थाली जब महंगी होगी, हम इसको कैसे रोकें? तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम इस बजट में लेकर के आई कि दाल के मामले में हमको आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंस करना है। तेल को लेकर के पिछले साल किया गया था, इस साल दाल को लेकर के। तो जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आप सिंपली अपने थाली के बारे में सोचना कि मेरी थाली के 2 मेजर कंपोनेंट कितने महंगे हो रहे हैं, दाल और खाने का तेल। दूसरा, अगर आप दूसरा पॉइंट देखोगे, रूरल पोस्ट ऑफिसेस। आपको पता है देश में कितने पोस्ट ऑफिस हैं? किसी को पता है देश में कितने पोस्ट ऑफिसेस हैं? 1.5 लाख, 1.5 लाख, और उसमें से 1.3 लाख गांव में है। अच्छा, आज की जनरेशन ऐसी है जिसने पोस्ट कार्ड नहीं देखा होगा। देखा है, लिखा है, लिखा भी है, रेयर हो आप। अभी की जो जनरेशन है वो जनरेशन इनलैंड लेटर, इनवेलॉप और पोस्ट कार्ड से बहुत दूर है, क्योंकि हम लोग सब लोग का काम मेल से हो जाता है, एसएमएस से हो जाता है, व्हाट्सएप तो है ही, अब टेलीग्राफ भी है ना? टेलीग्राम है, टेलीग्राफ है, टेलीग्राम। तो इन सब से हमारा कम्युनिकेशन हो जाता है। तो जाहिर सी बात है पोस्ट ऑफिस हमारे लिए अब बहुत यूजफुल नहीं रहा। और गांव देहात में पोस्ट ऑफिस का एक और यूजफुलनेस था, मनी ऑर्डर। आप जानते हो मनी ऑर्डर क्या होता है? जो यहां से पैसे शहरों से या दूर इलाकों से, एक बड़ा सा फॉर्म होता था जिसमें नीचे में कुछ मैसेजिंग भी की जाती थी कि हम ठीक हैं, इस पे खर्चा कर देना, उस पे खर्चा कर देना। तो मनी ऑर्डर एक मेजर सोर्स हुआ करता था पोस्ट ऑफिसेस की अर्निंग का। अब मनी ऑर्डर भी बंद, क्योंकि सब लोग पैसा ऑनलाइन कर देते हैं और उसमें कोई टाइम ही नहीं लगता। तो फीचर फोन के जरिए भी आप पैसे का ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये जो 1.3 लाख पोस्ट ऑफिसेस हैं, उनको यूज कैसे किया जाए? तो एक तरफ हमने फार्म सेक्टर और दूसरी तरफ रूरल इकोनॉमी,
दोनों का कॉम्बिनेशन एग्रीकल्चर का था। तो ये हमारा डी का पहला पार्ट था। और यहां पर अगर आप देखोगे एमएसएमई, आपको पता है कि एमएसएमई, आप में से बहुत सारे लोग हो जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते होगे, है ना? आप में से कई लोग हो जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो। अब जब आप स्टार्टअप शुरू करना चाहोगे तो आपको कैपिटल चाहिए। आप जब काम बढ़ाओगे तो आपको और थोड़ा कैपिटल चाहिए। जब आप कैपिटल के लिए जाओगे बैंकों के पास तो बैंक पूछेगा आपने कितना इन्वेस्ट किया है, तो आप कहोगे अरे मैंने तो 20 लाख ही किया है क्योंकि मैं तो माइक्रो यूनिट हूं, तो बैंक आपको 20 लाख के हिसाब से ही फंड देगा। लेकिन अगर आप कहोगे कि मैंने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है तो बैंक आपको ज्यादा क्रेडिट दे सकता है, आपको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में मदद मिलेगी। तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस इस बजट का एक मेजर एरिया, फोकस एरिया था, जो इसलिए किया गया ताकि जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको हम बढ़ावा दे सकें। और एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के साथ साथ ये भी क्रिटिकल है कि आपको पता है कि हम लोग बार बार कहते हैं ना, नौकरी देने वाले बनो। नौकरी लेने वाले तो हैं ही, नौकरी देने वाले बनो। नौकरी देने वाले जो हैं वो सबसे ज्यादा एमएसएमई में आते हैं। तो अगर ओवरऑल बजट का मैं साइन कहूं कि दो ऐसे सेक्टर जिसको सबसे ज्यादा फायदा था, एक एग्रीकल्चर और दूसरा एमएसएमई। हाँ, आप डाउट कर सकते हो कि ये प्लान है, स्कीम से इनका कब रिजल्ट देखने को मिलेगा पता नहीं है। आज मिलेगा, 2 साल बाद मिलेगा, 5 साल बाद मिलेगा। यू शुड रेज अ डाउट, यू शुड रेज अ क्वेश्चन। एज ए स्टूडेंट यू शुड रेज अ क्वेश्चन। आप इसमें अगर इसको और भी समझना हो तो आप इकोनॉमिक सर्वे एक बार पढ़ लेना कि पहले जो जितने भी स्कीम्स आए थे उन स्कीम्स का क्या इंपैक्ट हुआ है, तो आपको इन स्कीम्स के बारे में एनालाइज करने में मदद मिलेगी। देखिए, आप किसी भी विंग में हो, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, जर्नलिज्म के स्टूडेंट हो, बीबीए कर रहे हो या कोई भी टॉपिक पे आप काम कर रहे हो, आपके लिए बजट की एनालिसिस को अगर समझना हो, बजट की एनालिसिस करनी हो तो पिछले साल का भी बजट पढ़ना होगा, पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना होगा। बहुत कठिन नहीं है, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली। होता क्या है ना, जब तक हम नहीं करते तब तक कठिन लगता है, लेकिन जब आप उसको करना शुरू करोगे ना, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द बजट। एंड प्लीज रिमेंबर, आप जिस फील्ड में भी जाओगे, आप में से कुछ लोग कल होकर के अपना अपना बिजनेस शुरू करोगे, वहां के लिए भी आपका बजट कैसे रोल प्ले कर सकता है वो आपको समझना है। आप अगर जॉब में जाना चाहते हो, उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करोगे, वहां पे आपको बजट के बारे में समझना है। तो बजट को प्लीज आप लोग ये मत सोचो कि जस्ट एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, उन्होंने प्रेजेंट कर दिया, हमारा काम खत्म हो गया। नो, आप सोचो कि व्हाट इज फॉर मी, मैं इसको कैसे पढ़ूं। तो मैंने आपको बहुत ही बेसिक चीजें बजट के बारे में बताई हैं।